गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सिविल वॉर रूम में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपने गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो क्वेश्चन नंबर 209 तक हो गए थे। आगे जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं इसकी, तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन अपने अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 210 नंबर डायग्राम में ये लिख रखा है कि उसका SFD और BMD दिखा रखा है, ये शियर फॉल डायग्राम दिखा रखा है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा रखा है। तो पूछ रहा है इसकी बीम कौन सी होगी, सही बीम अपने को पहचाननी है। तो देखो इस SFD और BMD को देख के ही अपने पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है अपने को, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और यहाँ से यहाँ तक शियर फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। ये कांस्टेंट शियर फोर्स चलने का मतलब सीधी सी बात है कि इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कोई भी फोर्स नहीं होगा। मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा होगा, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है शियर फोर्स। दो पॉइंट के बीच में जब शियर फोर्स कांस्टेंट होता है तो उसके बीच में कोई सा भी फोर्स नहीं होता। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइन है, एकदम से सडन चेंज हो रहा है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब यहाँ तो या तो सपोर्ट की रिएक्शन है, यहाँ पर या तो सपोर्ट की रिएक्शन है इस जगह और इस जगह, या फिर कोई फोर्स होना चाहिए, पॉइंट लोड होना चाहिए। अब देखो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में ऐसा दिखा रखा है। तो इस डायग्राम को देख के अपने को एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम से सडनली बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सडन चेंज होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर कपल लगा हुआ होना चाहिए, और कपल भी नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब देखो इधर से जब इधर आओगे, इधर से जब इधर आएंगे तो एकदम से नीचे वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए इसका आपका जो इस तरह से मिल सकता है आपको, या इस तरह से मिल सकता है दूसरा इसका एंटी क्लॉकवाइज, वो अपने देख लेंगे अभी। तो ये दो डायग्रामों के आधार पर अपने कुछ बातें तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। अब इन दोनों डायग्रामों के आधार पर इसकी जो चार बीमें हैं उसको छांटने की कोशिश अपने करेंगे। पहला ऑप्शन देखो, इसमें लोड दिखा रखा है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक लोड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शियर फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक लोड नहीं हो सकता क्योंकि शियर फोर्स कांस्टेंट है, ये भी गलत है। तीसरा डायग्राम है, तीसरा जो डायग्राम दिख रहा है, और चौथा डायग्राम है। देखो इसमें यहाँ पर रिएक्शन है इसकी, यहाँ पे भी रिएक्शन है, यहाँ पे पॉइंट लोड है, यहाँ पे भी पॉइंट लोड है। इसका मतलब आपका जो डायग्राम है, शियर फोर्स की जो शर्तें हैं वो इसमें पूरी हो रही हैं। और यहाँ देखो कपल लगा हुआ है तो सडन चेंज हो रहा है, और सडन चेंज हो रहा है देखो तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। तो देखो आप डायग्राम में देख रहे थे, डायग्राम ऐसे चल के एकदम से नीचे आ रहा है, कि मतलब जैसे इधर से आ रहे थे, इधर से जैसे इस क्रॉस सेक्शन को हम पार करते हैं, इस साइड में आते हैं, जैसे इधर आते हैं तो एकदम से वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दो बढ़ रही है। मतलब इसमें दो वैल्यू आती हैं, एक तो देखो यहाँ पे जस्ट राइट में, और एक आप जस्ट लेफ्ट में ले लो। जस्ट आप यहाँ लोगे तो आपकी कैलकुलेशन में ये नहीं आएगा, तो W 1 × 1 आ जाएगा, ओनली 1। लेकिन जैसे ही आप इधर आओगे तो ये वाली इस सेक्शन के लिए, अगर देखो यहाँ सेक्शन है और यहाँ पर ये ऐसे लग रहा है, तो ये राइट साइड हो गई इस सेक्शन की। राइट साइड में ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब एकदम से वैल्यू को नीचे की तरफ बढ़ा देगी ये। तो आपका ये डायग्राम है वो इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका सही है। देखो अगर आपका ये होता तो इसकी केस में आपका ये डायग्राम ऊपर की तरफ जाता, पॉजिटिव वैल्यू एकदम से सडनली बढ़ती, ये डायग्राम ऐसा जाता इसके लिए, क्योंकि एकदम से वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाती। मतलब यहाँ से जस्ट ऐसे यहाँ आ रही हो तो एकदम से पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाती। राइट साइड में एक चीज़ और आ जाती, अपने राइट से कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले राइट की कैलकुलेशन में जब सेक्शन यहाँ ले रहा था तब ये कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था। जैसे मैं इसकी इधर आया तो ये कैलकुलेशन में आ गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ा दिया, तो ऐसा आता। तो इसका जो डायग्राम आपका केवल ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। तो जो कुछ बातें हैं वो याद रखने के लिए जो मैंने बताई थी वो बातें आप याद रखो, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 222 में, द लोड्स एंड रिएक्शंस ऑफ बीम्स ऑन इन द फिगर 10.35 आर शोन एज गिवन इन द फिगर। आपको जो डायग्राम दिखा रहा है इसमें वर्टिकल लोड के साथ साथ एक्शियल लोड भी लग रहा है। जैसे यहाँ पर ए बिंदु पर एक्शियल लोड लग रहा है, अगर जॉइंट को खींच रहे हैं तो टेंशन होता है, ठीक है। तो ये जॉइंट को खींच रहा है तो मतलब ये वाली डायरेक्शन आपकी टेंशन हो गई, पॉजिटिव हो गई।
टेंशन को जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं, और नहीं तो इसने क्वेश्चन में लिख भी दिया होगा, जो भी होगा, अगर नहीं लिखा हो तो टेंशन को अपने पॉजिटिव ही लेते हैं। ये जॉइंट को खींचना मतलब पॉजिटिव होता है। तो ये राइट टू लेफ़्ट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और एक्सियल फोर्स का वेरिएशन दिखाने वाला जो डायग्राम है उसको बोलते हैं अपने थ्रस्ट डायग्राम। तो क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि थ्रस्ट डायग्राम क्या होगा इसका। तो थ्रस्ट डायग्राम, अगर क्वेश्चन को देखो एक बार आप, द थ्रस्ट डायग्राम ऑन द सेक्शन ऑफ बीम टेकिंग टेंशन पॉजिटिव, टेंशन को पॉजिटिव लेते तो कौन सा डायग्राम बनेगा। तो इसमें जो डायग्राम कौन सा बनेगा, अगर अपने देखें इसमें, तो देखो इसमें डायग्राम कौन सा बनेगा। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊँ, यहाँ पर देखो, यहाँ 0 से एकदम से 3.222 पॉजिटिव, 3.222। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट चलेगा एक्सियल फोर्स। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो 3.222 में जिस तरह से शेयर फोर्स में एकदम से चेंज होता है, वैसे इसमें से जो ये वैल्यू है 3.464T, तो 3.222 और 3.464 इनका डिफरेंस लोगे तो 0.4242 आ गया, 242। तो मतलब वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 242 तक आ जाएगी, 0.242। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक्सियल फोर्स नहीं है। इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू आ गई कितनी, 4.242। तो इसको अगर आप प्लस में, ये माइनस का है, प्लस करोगे इतना, इसमें प्लस करोगे तो ये चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर 4 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसमें, 6.928, नहीं सॉरी 4 है, सॉरी 4 है, ये नहीं, ये वाली है। एक्सियल लोड की कैलकुलेशन लेनी है। एक्सियल लोड आपका कितना है यहाँ पर, 4 टन है। तो ये 4 था, ये नेगेटिव का, ये प्लस का था, ये माइनस है, माइनस करोगे तो ये आपका यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, तो ये इसका थ्रस्ट डायग्राम बन गया। थ्रस्ट डायग्राम में देखो, आपको कैलकुलेशन में ये 4 काम में लेने, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर डायग्राम में, एक तो ये, एक ये इसकी वैल्यू, तीसरी ये और एक ये। ठीक है, ये आप प्लस लेना है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इसको अपने इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहली वैल्यू आपको ये दे रखी है, दूसरी वैल्यू आपको ये दे रखी है, तीसरी वैल्यू आपको ये दे रखी है, चौथी वैल्यू आपको ये दे रखी है। इन चारों के हिसाब से जिस तरह से एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाते हैं, जैसे शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, वैसी प्रकार एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बना सकते हैं। तो नीचे वाला जो डायग्राम है, इससे मिलता जुलता जो डायग्राम है आपका, ये देखो, ये वाला डायग्राम है, ए, ऑप्शन नंबर ए वही मैच कर रहा है। इसमें केवल उल्टा डायग्राम बना रखा है। इसमें ऊपर ये ले रखा है पॉजिटिव, टेंशन को पॉजिटिव, इसमें टेंशन को नेगेटिव ले रखा है। तो ए सही हो गया इसका, सी में बिल्कुल हट के है, डी में भी हट के है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। थ्रस्ट डायग्राम का केवल एक ही क्वेश्चन था ये, या फिर एक पहले ये पूछ रखा था कि एक्सेल का वेरिएशन दिखाने वाले डायग्राम को क्या कहा जाता है, तो वो थ्रस्ट डायग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 223 में आप क्वेश्चन में देख रहे हो, लिखा है फॉर द बीम्स ऑन इन द फिगर 10.37 द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो ये आपको जो बीम दिखा रखी है, एक ओवर हैंगिंग बीम दिखा रखी है, और आपको जो डायग्राम है मैं आपको थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूँ। देखो ऐसे ना, ये पूछ रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा, ऐसा डायग्राम बना रखा है। और ये दे रखा है आपका एल, दोनों साइड में इक्वल ओवरहैंग दे रखा है L1, और ये भी आपका L1। अब पूछा है कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के बराबर है। इसका डायग्राम बनाएं। देखो आपको याद होगा तो मैंने आपको बता रखा है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ये मैक्सिमम नेगेटिव है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये M1 है और ये M2 है। तो M1 बराबर M2 के लिए आपको कंडीशंस बताई थी, आप लोगों को याद हो तो।
अगर L हो ये, तो ये वाली L1 क्या होता है, L/2√2, ये वाली वैल्यू होती है L1 की। या फिर टोटल वैल्यू अगर आपको L दे रखी हो, टोटल वैल्यू L दे रखी हो, तो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, याद हो तो आपको 0.586 L, और ये वैल्यू कितनी होती है 0.207 L। ठीक है, यहाँ पर अगर डायग्राम इस तरह से देखा जाए, देखो हो सकता है L आपको पूरा दे दे, यहाँ पे L इसने सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस दे रही है, हो सकता है L पूरा दे दे। इस केस में आपका सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस ये होगी और ओवरहैंग पोर्शन इतना होगा। इस कंडीशन के लिए m1 बराबर m2 लाने के लिए, m1 बराबर m2 लाने के लिए या पीक मोमेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए, अगर ये L होता है तो L1 बराबर L/2√2 होता है, और अगर टोटल लेंथ L हो तो इन दोनों सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस 0.586 L होगी, तभी m1 बराबर m2 हो पाएगा। तो ये दो बातें मैंने आपको शुरू में थ्योरी में बता दी हैं, आप इनको याद रख लेना और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा इसमें। वैल्यू ऑफ L1 इज़, L1 की वैल्यू पूछ रखी है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, L/2√2। क्वेश्चन नंबर 224 देखो आगे। 224 में आपको शियर फोर्स डायग्राम दिखा रखा है और लोडेड बीम पूछ रहा है। तो देखो इसकी खासियत देखो आप, यहाँ पे सडन चेंज है शियर फोर्स में, मतलब यहाँ पर या तो रिएक्शन होगी या लोड होगा। यहाँ पे भी लोड होगा क्योंकि सडन चेंज है, यहाँ पे भी लोड होगा। ठीक है, मतलब आपकी या 1 2 3 4 चार जगह या तो पॉइंट लोड होगा या रिएक्शन, 2 तो इसमें पॉइंट लोड होंगे और 2 इसमें रिएक्शन हो सकती है, पर टोटल मिला के 4 पॉइंट लोड हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो लीनियरली चेंज हो रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक यूडीएल लगा होना चाहिए। यहाँ लीनियर चेंज होता है, यहाँ पे यूडीएल होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, मतलब नो फोर्स, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी लीनियर चेंज है, मतलब यूडीएल लगा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पॉइंट लोड लगा होना। तो ऐसा डायग्राम अपने देखें, अगर पहले डायग्राम में ये सही है, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखो ये चेंज हो रहा है, पॉइंट लोड है, यहाँ पे भी ये रिएक्शन लग रही है। तो ये पहला डायग्राम अपनी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। डायग्राम बी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं दिख रहा। जब कोई लोड नहीं होता और ये होना यूडीएल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लीनियर चेंज हो रहा है। जो आपका डायग्राम है उस डायग्राम को देखोगे तो उसके अंदर लीनियर चेंज हो रहा है। देखो ऊपर वाला डायग्राम, इसमें लीनियर चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक लीनियर चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर लोड होना चाहिए। तो आप आगे और नीचे वाला डायग्राम देख रहे हो, यहाँ लोड नहीं है तो गलत है ये। सी में देखो यहाँ से यहाँ तक लोड नहीं है, यूडीएल नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई यूडीएल नहीं, तो बी सी डी बिना देखे पता लग रहा है कि इनमें अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आपका डायग्राम नंबर ए है ना, वही केवल आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। जो मैंने आपको रूल बताए थे उन रूल को देखो आप। भाई यहाँ पर लीनियर चेंज है शेयर फोर्स का, मतलब यूडीएल है, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, यहाँ पर पॉइंट लोड होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लोड होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लोड होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लोड होना चाहिए। पॉइंट लोड होना चाहिए या रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब सपोर्ट की। तो देखो ऐसा ये रिएक्शन है और यहाँ पे भी रिएक्शन है, और ये पॉइंट लोड और ये आपका पॉइंट लोड, और यहाँ से यहाँ तक देखो ये यूडीएल, यहाँ से यहाँ तक ये यूडीएल लग रहा है। तो डायग्राम ए नंबर आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें अपने 233 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ span L and flexural rigidity EI carries a unit load at its center. The strain energy in the beam due to bending is, तो इसमें पॉइंट लोड लगा रखा है सेंटर पे। तो पॉइंट लोड जब लगा हो तो आप बेसिकली फार्मूला देख सकते हो, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट से करने में स्ट्रेन एनर्जी के क्वेश्चनों में बहुत टाइम लगेगा। जो स्ट्रेन एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है यू, वो होता है 0 से L mx² dx/2 EI। ये बीम है,
यहाँ लोड W लगा रखा है, तो इसके कारण अपने स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग कैलकुलेट करें। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ मैं, पहले आधी बीम, क्योंकि देखो ये बीम सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बीम के केस में आधी बीम का कैलकुलेट करके उसका डबल कर दो। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीम है इसकी स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, उतनी ही स्ट्रेन एनर्जी इस पोर्शन की हो जाएगी। तो मतलब U बराबर डबल कर देता हूँ, ठीक है। और 0 से आधे की ज्ञात कर लेता हूँ L/2। और मान लो यहाँ पर मैं एक सेक्शन लेता हूँ और ये लेफ्ट हैंड से x दूरी पर स्थित सेक्शन है, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करूँगा तो W/2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रख देता हूँ मैं W/2 इंटू एक्स, उसका स्क्वायर dx अपॉन 2EI। तो इसकी वैल्यू रख दोगे तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। ये रख दिया अपने, ये 2EI कॉमन निकाल लिया, 2 दूनी 4, W स्क्वायर अपॉन 4 भी कॉमन निकल गया, W स्क्वायर अपॉन 4 और 8, W स्क्वायर अपॉन 8EI, W स्क्वायर अपॉन 16 8EI, सॉरी 8EI। और इसमें 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 था, 8EI। ये 2 का 2 आ गया, ये W स्क्वायर आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8EI आ गया। और एक्स स्क्वायर का होता है x³ अपॉन 3 और लिमिट है 0 से L/2। इसको सॉल्व करोगे तो W स्क्वायर अपॉन 4EI इंटू इसकी L/2 रखोगे तो L³ 8 3 24, तो W स्क्वायर L³ अपॉन 2496 EI। देखो इतना टाइम अपने पास नहीं होता, ये तो फिर भी सिंपल केस है, इसमें स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। लेकिन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं उनमें स्ट्रेन एनर्जी की कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए स्ट्रेन एनर्जी के जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं स्टार्टिंग में आपको, जो थ्योरी के अंदर, उनको डायरेक्टली याद रख लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। और यहाँ यूनिट लोड लगा हुआ है तो W की जगह रख दो 1, W की जगह रख दो 1, तो L³ अपॉन 96 EI आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C, L³ अपॉन 96 EI, क्योंकि W बराबर 1 हो जाएगा, तो C आंसर आ जाएगा इसका। 243 में आपको एक साइड में तो बीम दिखा रखी है और दूसरी साइड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिखा रखा है। तो देखो इस बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ होता है। इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखोगे तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ होता है। कितना होगा, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करूँ यहाँ सपोर्ट पे, तो क्या होगा, लोड कितना होगा, 1/2 आधार इंटू हाइट, ठीक है। W, सॉरी इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर W हो गई है, तो इसका एरिया हो गया वो इस पर लोड हो गया, उसका वर्किंग पॉइंट यहाँ माना जाएगा। और ये दूरी आपकी L/3 हो जाएगी, L/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा WL²/6। तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/6। WL²/6 हो गया। तो WL²/6 है जो आप चेक कर सकते हो कहाँ पर लिखा हुआ, इसमें A मैच कर गया आपका 2 नंबर से, ठीक है, A मैच कर गया 2 से। उसके बाद B देखते हैं। इस केस में अगर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखोगे तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होता है WL और इंटू L/2। टोटल लोड W इंटू L हो गया, L/2 इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क कर देगा ये, तो WL²/2, मतलब B का मैच कर गया आपका 3। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, इस केस में आपको याद ही होगा WL²/12 होता है, WL²/12 मतलब ऑप्शन नंबर 1 मैच कर गया। और आगे वाला जो केस है इसका आप जानते हो WL²/8 होता है, तो आपका 4 मैच कर गया। तो 2314 ऑप्शन नंबर ए देखो आप, 2314 यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। एरिया अंडर द शियर कर्व फॉर द बीम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 इज K। 2 बिंदु हैं x1 और x2, या 2 सेक्शन हैं, उनके बीच में जो शियर वॉल डायग्राम है उसका एरिया है जो वो दे रखा है K। जैसे मैं एक का वैसे बेसिकली बना लेता हूँ, जैसे ये मान लो ये लोड लगा रखा है, ये मान लो A ले लिया
और ये बी ले लिया, और इसका मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं, कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे ये डायग्राम बन गया। तो ये शियर कर्व हो गया, ये शियर कर्व। इसने कहा है कि इफ एरिया अंडर द शियर कर्व फॉर बीम बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, ये पॉइंट x1 हो गया और ये पॉइंट आपका x2 हो गया। इसके बीच में जो शियर कर्व का जो एरिया है, ये एरिया जो दे रखा है ये बता रहा है कि k है ये। द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट्स एट 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 विल बी इक्वल टू। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट होते हैं जो, अगर मैं बता रहा हूँ mx1 mx2 और mx1 ज्ञात करूँ, या मैंने आपको लिखवा रखी एक प्रॉपर्टी, कुछ महत्वपूर्ण बातें के नाम से एक 7-8 स्टेटमेंट लिखवा रखे हैं। तो वहाँ बता रखा है कि 2 सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट का जो अंतर होता है, 2 सेक्शन के बीच में, ये सेक्शन और ये सेक्शन, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँ अगर मैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो आपका ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये मान लो mx1 है और ये mx2 है, mx1 है ये और ये mx2। ये बता रहा है कि ये जो mx और इनके बीच का जो अंतर है, बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट्स x1 और x2, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस होगा, वो शियर कर्व के एरिया के बराबर होता है। यही रूल होता है कि 2 सेक्शन के बीच में बेंडिंग मोमेंट का अंतर होता है, वो उन्हीं दोनों सेक्शन के बीच में शियर कर्व का जो एरिया होता है उसके बराबर होता है। m2 माइनस m1 इज इक्वल टू k। तो आपका आंसर इसमें ए ही आ जाएगा, यही दे रखा है इसने, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। 251 में लिखा है, इफ द स्ट्रेन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इन द कैंटिलीवर बीम इन द बेंडिंग अंडर इट्स साउंड वेट इज k टाइम्स greater than the strain energy absorbed in the identical simply supported beam in bending under its sound weight, then the magnitude of k is। पहली बात है, देखो ये ग्रेटर देन लिखना गलत है, k टाइम्स लिखा जाता है डायरेक्टली, ग्रेटर नहीं है, k टाइम है उसकी, k टाइम्स देन द strain energy absorbed in the identical simply supported beam in bending under its sound weight। तो एक तो बता रहा है ये स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कैंटिलीवर। तो देखो आप स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले खोल लेना, आपके पास स्ट्रेन एनर्जी के जो फॉर्मूले होंगे कैंटिलीवर के केस के वे में, यहाँ पर अगर W लगा हो तो इस W के कारण जो, इफ द स्ट्रेन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इन द कैंटिलीवर बीम बेंडिंग अंडर इट्स आउन वेट, आउन वेट की बात कर रहा है, सॉरी, ये खुद का जैसे बाहर है, ये इसके कारण इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है ये वाली, ठीक है, याद रख लेना इसको। इफ द स्ट्रेन एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, नहीं तो आपको बता रखा है वहाँ पे देख लेना, if the strain energy absorbed in the cantilever beam in bending under its own weight is k times, then the strain energy absorbed in identical simply supported beam in bending under its own weight। एक बीम और है, इसमें भी ये लगा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम, इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है W² L5/240 EI, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ k। ये बता रहा है कि ये वाली जो U1 है ना, जो U1 है वो U2 का k टाइम है। U1 है जो, इसकी जो एनर्जी है वो इस एनर्जी का k गुणा है, k गुणा बड़ा नहीं है, k गुणा है मतलब वो। तो k की वैल्यू कितनी होगी, U2/U1, और U2 की वैल्यू W² L5/240 EI, और इसकी U1 की वैल्यू रखोगे तो 40 EI upon then the magnitude of strain energy absorbed in the cantilever beam bending under sound weight is k times then the strain energy absorbed in the identical sound weight, then the magnitude of k is W² L5/240 EI k times U2/U1। एक बार इसको फॉर्मूला